हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, इनिशियल चैप्टर्स में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स कि इन ए कैपेसिटर, इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव भी किया था। उस एनर्जी, वो क्या एनर्जी था स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था, राइट। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली एक इंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, इंडक्टर मतलब कॉइल, टॉरॉइड या सोलेनॉइड, एक इंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है और उस मैग्नेटिक फील्ड पे भी एनर्जी स्टोर्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज ध्यान देते रहना। तो स्टूडेंट्स, आपको एक सर्किट दिख रहा है जहां पे एक ईएमएफ डिवाइस है, बेसिकली एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई, और एक इंडक्टर दिख रहा है जिसका इंडक्टेंस है एल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो एक रजिस्टर है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अलग से रजिस्टर नहीं लगाया क्योंकि ये कंडक्टर्स है, तो कंडक्टर्स का तो रेजिस्टेंस होगा। तो आर से हम लोग बेसिकली सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने अलग से यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगाया। तो समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अलग से यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगाया। रेजिस्टेंस इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। स्टूडेंट्स, इंडक्टर के बारे में हम लोगों ने काफी बात किया, काफी हम लोगों ने उसके बारे में नॉलेज गेन किया हुआ है ऑलरेडी इन आवर लास्ट क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा करंट बढ़ना शुरू होगा, करंट बढ़ना शुरू होगा, करंट इंक्रीज होना शुरू होगा, राइट। और जैसे करंट इंक्रीज होना शुरू होता है, इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज, ठीक है ना। जैसे करंट इंक्रीज होना शुरू होता है, इस इंडक्टर में क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। और इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के इंक्रीज होने को अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के इंक्रीज होने को अपोज करेगा, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन फिर भी ये वाला बैटरी करंट बढ़ाएगा। ठीक है, अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन करंट का बढ़ना को, करंट का इंक्रीज होने को, करंट जो इंक्रीज हो रहा है उसको कौन अपोज करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर। पढ़ चुके हैं ये सब चीज हम लोग। नाउ फिर भी करंट को बढ़ाने का कोशिश करेगा कौन? बैटरी। तो स्टूडेंट्स, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। और वर्क करना इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करना। वर्क करना इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करना। तो ध्यान से सुनिए, इंडक्टर से जो करंट जा रहा है उसको इंक्रीज करने में बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो करंट का इंक्रीज होना उसको अपोज करेगा। तो बैटरी को इंडक्टर में से करंट इंक्रीज करने में वर्क करना पड़ेगा। बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होगा। वर्क करना यानी कि एनर्जी ट्रांसफर। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ बैटरी से, बैटरी ने जो वर्क किया टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, लेट्स से फ्रॉम 0 to I, ये एनर्जी इसमें स्टोर होगा। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, करंट आएगा मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी।
इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अभी हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला था कि मान लेते हैं बैटरी ने करंट बढ़ाया फ्रॉम 0 टू I, मतलब उसके बाद करंट जो है वो स्टेडी हो गया, उसके बाद और नहीं बढ़ा। सो बैटरी का काम क्या है अभी? करंट बढ़ाना फ्रॉम 0 टू I। ठीक है, बैटरी थोड़ा थोड़ा करके करंट बढ़ाता रहेगा और इसमें थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी स्टोर होता जाएगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो बैटरी करंट कहां से कहां तक बढ़ाएगा स्टूडेंट्स? 0 से I। ठीक है, तो मान लेते हैं अभी करंट बढ़ रहा है, तो बीच में अभी हम लोग किसी एक सिचुएशन में है जब सर्किट में करंट था I डैश। ठीक है, करंट बढ़ाना है फ्रॉम 0 टू I। हम लोग बीच में कहीं पे है, जब करंट बढ़ रहा था हम लोग बीच में कहीं पे है और तब सर्किट में करंट है I डैश एंड दिस करंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट I डैश बी द करंट इन द सर्किट एट टाइम t। किसी एक टाइम t में जब करंट भर रहा था तब करंट कितना था? एट टाइम t करंट कितना था? I डैश। एंड मान लेते हैं di डैश बाई dt क्या है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। ठीक है, दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट लिख सकते हो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट भी लिख सकते हो। सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट लिख सकते हैं हम लोग, इंक्रीज ऑफ करंट। ठीक है, कौन सा टाइम का बात कर रहे हैं? एट टाइम टी का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं एट टाइम टी। सो आई डैश क्या है? किसी एक टाइम टी में सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा था, और करंट तो बढ़ रहा है, करंट तो बढ़ता रहा फ्रॉम 0 टू I बढ़ा ना। बैटरी ने करंट कहां से कहां तक बढ़ाया स्टूडेंट? 0 टू I। हम लोग बीच में कहीं पे हैं। नाउ व्हाट इज di डैश बाई dt? लेट इट बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। करंट कितना जल्दी बढ़ रहा है, दिस इज di डैश बाई dt। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करते रहना है स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स, अगर एट टाइम t di डैश बाई dt इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट और एक इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है L, तो इसमें स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? यस, आपको पता है L di डैश बाई dt। वेरी गुड, समझ में आया ना स्टूडेंट्स? पढ़ लिया ना हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है कि नहीं मैंने? तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा L di डैश बाई dt। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन भी मैंने पढ़ा है स्टूडेंट्स। यस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन पढ़ा है कि नहीं मैंने? पढ़ाया, कुछ ही दिन में पढ़ाया, 1-2 क्लास पहले पढ़ाया या लास्ट क्लास पढ़ाया। अच्छा ठीक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन 1-2 क्लास में मैंने पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन मैंने पढ़ाया, डिक्रीज होते वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन मैंने पढ़ाया ना स्टूडेंट्स? तो ये तो है इस ओर, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, ये तो अप्लाइड ईएमएफ है, सप्लाइड ईएमएफ है, समझ में आ रहा है? और ये होगा इस ओर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये करंट का चेंज होना को अपोज करता है। करंट का चेंज होना इसको अपोज करता है। कौन? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसलिए इसको बैक ईएमएफ भी कहा जाता है ना स्टूडेंट्स। इस लूप में हम लोग केवीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? केवीएल। क्लॉकवाइज देखेंगे, केवीएल लगाएंगे। ठीक है, लेट दिस बी अ पॉइंट,
जिसका नाम है ए। केवीएल, ये सब तो आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए स्टूडेंट्स, है कि नहीं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा। सो अप्लाइंग केवीएल। लूप का नाम लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि है एक ही लूप, ठीक है। सो यहां से शुरू करेंगे, घूम के यहां पे आ जाता है। सो पोटेंशियल एट ए, रिलैक्स स्टूडेंट्स, इजी। पोटेंशियल एट ए, जा रहे क्लॉकवाइज जाना है ना, ऐसे जाना है, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है ना, यहां से यहां, या आप ऐसे डायरेक्शन भी बोल सकते हो, यहां से यहां, लोअर से हायर, तो क्या होगा? प्लस ई। पता है ये सब चीज आपको। अभी हम लोग कहाँ पे? यहाँ पे करंट की ओर जा रहे हैं रेजिस्टर से, करंट की ओर जा रहे हैं रेजिस्टर से, तो क्या होगा? पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पे स्टूडेंट्स? यहाँ पे। अभी हम लोग कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। सो करंट इज इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग। अभी हम लोग कहाँ पे? यहाँ पे। एंड इन द सर्किट करंट इज इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है। ये इस ओर है और ये इस ओर है, तो ये क्या होगा? ये अगर पॉजिटिव था तो ये क्या होगा? नेगेटिव। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। तो इसको भी पार कर चुके, अभी यहाँ पे आ चुके हैं। कहाँ पे आ चुके? ए पे आ चुके। बेसिकली ये सब क्या है? ए है। सो इट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए। स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे हम लोगों ने अलग से रजिस्टर नहीं लगाया। दिस रेजिस्टेंस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। हर एक सर्किट में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? आर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो। पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सो इम्प्लाइज EMF of the EMF device equals to क्या हो गया स्टूडेंट्स? L di dash by dt प्लस I dash R। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। प्लीज ध्यान देते रहना है, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग, अभी हम लोग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन विथ आई डैश, हम लोग आई डैश से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, हो गया ई आई डैश। प्लीज ध्यान देना पड़ेगा। ई आई डैश इक्वल्स टू एल आई डैश डी आई डैश बाई डी टी प्लस आई डैश स्क्वायर आर। ठीक है, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को बेसिकली आई डैश से मल्टीप्लाई किया। ना प्लीज ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज ई आई डैश? व्हाट इज ई आई डैश? ध्यान देना पड़ेगा। इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, work done per unit time by the battery, work done per unit time by the battery, या इसको आप बोल सकते हो energy transferred by the battery, energy transferred by the battery per unit टाइम। ना स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि ई आई डैश बेसिकली ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय करंट, हाउ इट इज वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम। मैं कैसे मान लूं कि इट इज वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम और एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम?
तो स्टूडेंट्स मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं पूछूंगा ईएमएफ का डेफिनेशन क्या था स्टूडेंट्स? ईएमएफ का डेफिनेशन क्या था? ये था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज में, मतलब एकदम शॉर्ट में लिखा, ठीक है। मैंने पढ़ाया ना ईएमएफ का डेफिनेशन, मतलब यहां से यहां तक यूनिट चार्ज को लेके जाने में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ता है। यहां से यहां तक यूनिट चार्ज को लेके जाने में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं dt टाइम में dq चार्ज फ्लो हुआ। प्लीज ध्यान दीजिए, मैं लिखूंगा नहीं। dt टाइम में यहां से यहां तक dq चार्ज फ्लो हुआ। dt टाइम में यहां से यहां तक dq चार्ज फ्लो हुआ। तो प्लीज ध्यान दीजिए, यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने में, प्लीज मेरे लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ा? ईएमएफ। और dt टाइम में तो dq चार्ज फ्लो हुआ, तो यूनिट चार्ज को अगर यहां से यहां तक फ्लो करवाने में वर्क करना पड़ा ईएमएफ, तो dt टाइम में dq चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ा? मल्टीप्लाइड बाय dq। dt टाइम में यहां से यहां तक dq चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली dt टाइम में कितना वर्क कर रहा है बैटरी, क्योंकि dt टाइम में ही तो dq चार्ज फ्लो हुआ। तो दिस इज बेसिकली dt टाइम में बैटरी कितना वर्क कर रहा है। तो dt टाइम में अगर इतना वर्क कर रहा है तो यूनिट टाइम में कितना करेगा? डिवाइडेड बाय dt। सो दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम। वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज dq बाई dt क्या है? इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को तो करंट कहते हैं। आया स्टूडेंट समझ में? आया? अगर कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन है मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि हाउ प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ एंड करंट इज वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम, उसको एक बार फिर से आप देख लीजिए धीरे धीरे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि E dq by dt which is basically EI, because dq by dt is rate of flow of charge, जिसको हम लोग करंट कहते हैं, it is work done by the battery per unit time, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जो लिखा हम लोगों ने वो रब कर लेता हूं। So, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि EI मतलब तब तो करंट I डैश था इसलिए I डैश है। It is work done by the battery per unit time and work done is basically energy transfer. Work करना यानी कि energy transfer करना. So it is energy transferred by the battery per unit time. Now please concentrate students. Please concentrate. ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे थे ना हम लोग, इसका बात कर लिया, अभी इसका बात करेंगे। I dash square I, ये तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R, उसमें से अगर करंट जाता है I डैश, तो I डैश स्क्वायर R यानी कि I स्क्वायर R क्या है? क्या था स्टूडेंट्स? यस, इट इज रेट ऑफ हीट एनर्जी और यू कैन से थर्मल एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है, या रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, एक ही बात है। रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ थर्मल एनर्जी मतलब कितना हीट डिसिपेट हो रहा है, कितना हीट, बेसिकली आप बोल सकते हो हीट डिसिपेट होना मतलब क्या? एनर्जी बेसिकली वेस्ट हो जाना, ऐसा है। सो कितना हीट डिसिपेट हो रहा है पर यूनिट टाइम, एंड ऑब्वियसली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये क्या है? बैटरी कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पर यूनिट टाइम। बैटरी कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है पर यूनिट टाइम। और ये क्या है? वो जो बैटरी ने एनर्जी कितना ट्रांसफर किया पर यूनिट टाइम,
उसमें से कितना एनर्जी एज ए हीट डिसिपेट हो रहा है पर यूनिट टाइम। बैटरी ने जितना एनर्जी ट्रांसफर किया पर यूनिट टाइम, उसका एक पार्ट ये है, उसका एक पार्ट ये है। ऑब्वियसली इक्वेशन से समझ में आ रहा है। बैटरी ने कितना एनर्जी ट्रांसफर किया पर यूनिट टाइम, उसका एक पार्ट ये है और उसका एक पार्ट ये है। सो बैटरी का एनर्जी ट्रांसफर जो किया पर यूनिट टाइम, उसका एक पार्ट इज दिस, यानी कि कितना हीट डिसिपेट हो रहा है पर यूनिट टाइम। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में पर यूनिट टाइम इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने ये वाला लिखा, उसके बाद आप ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो मैं लिखा के देता हूं, यहां पे लिखा के देता हूं, LI डैश DI डैश बाई DT, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इट इज व्हाट इज दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, जगह थोड़ा कम है, फिर भी लिख लेता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन द magnetic field of the inductor, in the magnetic field of the inductor in the form of, अच्छा, energy stored in the magnetic field of the inductor per unit time in the form of, और जगह नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग लिख लीजिए प्लीज, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या समझा रहा है, ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, इसका लैंग्वेज लिखा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। व्हाट इज दिस? दिस इज हाउ फास्ट और यूनिट टाइम में कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है इन द इंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इट इज बेसिकली रेट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम। यूबी से मैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी समझा रहा हूं, यूबी से मैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी समझा रहा हूं। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। सो यूनिट टाइम में कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? तो नाउ प्लीज इस पे एक बार ध्यान दीजिए, एनर्जी कितना ट्रांसफर कर रहा है बैटरी पर यूनिट टाइम, एनर्जी कितना ट्रांसफर कर रहा है बैटरी पर यूनिट टाइम। समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको और नहीं लिखना है, ठीक है। एनर्जी कितना ट्रांसफर कर रहा है बैटरी पर यूनिट टाइम, और यू कैन से वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू कितना हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है पर यूनिट टाइम, प्लस कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर पर यूनिट टाइम। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने जो इसका जो लैंग्वेज लिखा, इसी लैंग्वेज को हम लोगों ने ऐसे लिखा, इट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर पर यूनिट टाइम। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया।
आया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इन सब चीज को अभी रब कर लेते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। प्लीज देखिए, इसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। सो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू एल आई डैश डी आई डैश बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी टी कैंसिल कर लेता हूँ। इट इज डी यू बी इक्वल्स टू एल आई डैश डी आई डैश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है? अगर मैं आपको पूछूं ये क्या है तो आप बोलोगे डी आई डैश करंट अगर ईएमएफ बढ़ाता है, डी आई डैश करंट अगर सर्किट में बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड में, इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर होगा? इज दिस। समझ में आया कि नहीं? अगर डी आई डैश करंट सर्किट में बढ़ता है तो इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर होगा? इज दिस। समझ में आया? देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैं और नहीं लिख रहा स्टूडेंट्स, आप लोग लिख लीजिए। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the inductor, stored in the magnetic field of the inductor when current in the circuit increases from 0 to I। कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर डी आई डैश बढ़ने से इतना पोटेंशियल एनर्जी, इतना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पे, तो करंट, तो मैं बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने माना कि करंट सर्किट में कहां से कहां तक बढ़ा? 0 से I तक बढ़ा, उसके बाद करंट स्टेडी हो गया। तो जब जब करंट बढ़ता रहेगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? सो टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर व्हेन करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू I, क्या होगा? इंटीग्रेट करेंगे इसको। करंट क्या था इनिशियली? 0, और कब तक बढ़ा? फाइनल वैल्यू क्या है? I। सो इम्प्लाइज यू बी इक्वल्स टू एल, तो इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है, एंड फॉर ए गिवन इंडक्टर इट इज कांस्टेंट, तो एल बाहर आई डैश डी आई। सो इट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये तो आपको इंटीग्रेट करना आता ही है। सो आई डैश टू द पावर n प्लस 1, n है 1, सो इट्स 2 by n plus 1, so 1 plus 1, 2, from 0 to I। ठीक है, I डैश के जगह पे अपर लिमिट तो होगा I स्क्वायर बाई 2, माइनस I डैश के जगह पे लोअर लिमिट तो होगा 0 स्क्वायर बाई 2। तो बेसिकली कितना आया? हाफ ऑफ LI स्क्वायर आया। स्टूडेंट समझ में आया? इसको आप कैसे याद रखोगे स्टूडेंट्स कि जब एक इंडक्टर से करंट 0 से बढ़ते बढ़ते I होता है, जब एक इंडक्टर से करंट 0 से बढ़ते बढ़ते I होता है, तो जब 0 से बढ़ते बढ़ते I हो चुका होता है तब उसमें टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी उसके मैग्नेटिक फील्ड में कितना स्टोर होता है? हाफ ऑफ LI स्क्वायर। व्हाट इज L? इट इज इंडक्टेंस ऑफ द गिवन इंडक्टर। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो हम लोग को पता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, राइट? सोलेनॉइड हम लोग पढ़ चुके हैं, टोरॉइड हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉइल हम लोग पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है यहाँ पे, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स? रजिस्टर में जैसे कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिसिपेट हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी
स्टोर हो रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया स्टूडेंट्स ये वाला? स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यस मैग्नेटिक फील्ड पे एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पे यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होता है, यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होता है वो निकालेंगे। ठीक है, सो उसी को हम लोग बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट, वेरी इजी टॉपिक, आपका जस्ट पिछला क्लासेस क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स लेट दिस बी अ सोलेनॉइड जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होते उस पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट NI। व्हाट इज N? व्हाट इज N? इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपको पता है स्टूडेंट्स, बहुत बार पढ़ाया। एंड ऑब्वियसली सोलेनॉइड इज एन इंडक्टर, तो उसका इंडक्टेंस है L, और सोलेनॉइड का लेंथ मान लेते L, स्मॉल l, इट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एंड इट इज इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। ऑब्वियसली मैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड का ही बात कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन इंडक्टर क्या होगा, हाफ ऑफ Li स्क्वायर। अभी अभी डिराइव किया। ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन इंडक्टर, और इन द गिवन सोलेनॉइड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सो देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैंने स्मॉल यू से लिखा। ठीक है, ऐसे लिखता हूं, मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना एनर्जी स्टोर हुआ इन द मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो बाई वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या स्टूडेंट्स, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते A है और लेंथ है L। तो ये वॉल्यूम क्या है, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना होगा, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो, देखते रहिए। इसके जगह पे ये बिठा देते हैं, तो हो गया Li स्क्वायर बाई 2। सो Li स्क्वायर बाई 2, और Al भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। सो इम्प्लाइज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल L बाई स्मॉल l को थोड़ा अलग से लिखता हूं, इट्स I स्क्वायर बाई 2A। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो इसको भी आप ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हो, लेकिन इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड पढ़ा था हम लोगों ने। इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड क्या था स्टूडेंट्स, म्यू नॉट N स्क्वायर L E। ठीक है, तो यहां से ये क्या होगा, म्यू नॉट N स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया? सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट N स्क्वायर ए। ठीक है, सो म्यू नॉट N स्क्वायर ए I स्क्वायर बाई 2I ए। ठीक है, इसके जगह पे हम लोगों ने लिखा ये वाला। क्लियर? सो ए कैंसिल, ए कैंसिल, इम्प्लाइज, ध्यान दीजिए प्लीज,
तो ऊपर है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, तो म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अगर बनाना है तो बेसिकली मैंने ऊपर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि म्यू नॉट स्क्वायर तो नहीं था। म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, म्यू नॉट एन आई इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट एन आई इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय 2i म्यू नॉट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर magnetic potential energy per unit volume in a region of magnetic field। कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ हम लोग ने डिराइव किया फॉर सोलेनॉइड, ठीक है, हम लोगों ने डिराइव किया फॉर सोलेनॉइड, लेकिन ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के लिए करेक्ट है ये रिलेशन। कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे एनर्जी स्टोर होगा in the magnetic field in the form of magnetic potential energy। और यूनिट वॉल्यूम में कितना स्टोर होगा? इट्स b square by 2i mu naught। what is b? it is magnitude of the magnetic field in that region। and what is mu naught? आपको पता है, it's permeability of free space। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा? आया? इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड।